डॉक्टर अनुश्री जब्बार। मगर मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि डॉक्टर अनुश्री जब्बार जो हैं वो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, और शी इज़ MBBS MCPS, और शी इज़ एन एक्सीलेंट मदर एंड अ ब्यूटीफुल वाइफ, और she has been a brilliant student throughout her academic career, और she was a debater in her school time। और इन्होंने अपना MBBS जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से किया, और फिर उसके बाद काफ़ी जगहों पर ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की, जहाँ पर इन्होंने 300+ केसेस को ट्रीट किया। और उसके दौरान इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस लिए, और अब आजकल ये मेडिक्सी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं एज अ डॉक्टर। तो ओवर टू यू डॉक्टर अनुषा, और वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? जी जी बिल्कुल। Okay, so I hope everybody is fine. हम लोग आज डिस्कस करेंगे PCOS एंड इट्स इम्पैक्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेडिकल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बनाना जिनको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देना है वो ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू किसी क्लास के लिए बनाना। तो मैंने बना तो ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको साथ साथ लेके चलते रहें और हम जनरली इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे है। सो बेसिकली PCOS और PCOS दोनों में बहुत फर्क है। जो PCOS है दैट स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और PCO जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। किसी भी चीज के साथ जब हम लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक अनुषा सिस्टम को आपकी आवाज कट रही है। नहीं करेगी, वो मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करेगी, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन जो पॉलीसिस्टिक, वेट फॉर 1 सेकंड, अब ठीक है? हेलो, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। क्या मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या बाकी लोगों को भी ऐसा हो रहा है? जस्ट एक दफा चेक कर लीजिए। जी, अभी नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है? अब ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है बेसिकली, आज हम, मेरे जो जहन में है कि इस 1 घंटे में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि डिजीज है क्या। वो ऑलरेडी आप में से काफी लोगों को पता होगा, आधे से सॉरी, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें वो डिजीज हो। डिजीज में ऐसे इसलिए नहीं कहती कि ये अगर मैनेजेबल हो तो वो फिर डिजीज वाले उसमें कम लेके आते। सेकेंडली, क्या चीज है कि हम वो आप ये डिस्कस करेंगे कि वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कैसे कर रही है, और उसके बाद हमने करना क्या, ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे। तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अच्छा, PCOS एब्रिविएशन है, जैसे मैंने पहले बताया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज आए कि क्या बेसिकली है क्या चीज PCOS। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, हाइपोथायराइड जो लोग हैं जिनको थायराइड का इशू है, जिसमें उनके हार्मोन लेवल्स नीचे आ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी ओवरीज इफेक्ट होती है, जो पार्शियली सही था और पार्शियली सही नहीं था। और जो सबसे पहली स्टडी हुई वो हाइपोथायराइड गर्ल्स के ऊपर भी थी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आ गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह तो आप किसी को भी लेबल नहीं कर सकते, एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज है, हम इसके ऊपर इस तरह से चलते हैं कि हम सब पेशेंट्स की जो जो हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं उनकी लैब्स करवा, ठीक है। लैब्स में 2-3 बेसिक फीमेल हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, उनकी हम एक रेशो निकालेंगे, जो जो उस क्राइटेरिया में आ गया वो PCOS से होगी। फिर आया जी रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, जो कि अब तक मेरा ख्याल है सबसे बेहतर क्राइटेरिया है। पाकिस्तान में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, RCOG भी ये यूज करता है। RCOG रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है ऑफ गायनेकोलॉजी, ठीक है। और पाकिस्तान में जो सारी गाइडलाइंस यूज हो रही हैं वो मोस्टली या तो नाइस गाइडलाइंस हैं या फिर RCOG की हैं, तो हम इसी रॉटरडैम क्राइटेरिया के ऊपर चल रहे हैं।
इसमें होता क्या, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कि या तो आपके जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म का क्या मतलब है, मैंने थोड़ी सी मेडिकल टर्म्स इसलिए इंक्लूड करने की कोशिश की है कि हम पहले जब डिजीज को समझना है तो हम उसकी ओरिजिनल एसेंस में समझें कि वो है, ठीक है। एंड्रोजन बेसिकली आपकी बॉडी के स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है। मेल्स में वो आपके टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल्स में आगे एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं, लिमिटेड पोर्शन इनटू प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आवाज फिर से कट रही वो है। लोग, लेकिन हम एंड्रोजन ज्यादा मेल हार्मोन्स के लिए बॉडी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा कन्वर्जन होती है। जिन पेशेंट्स के अंदर एंड्रोजन ज्यादा हो जाएगा उनके अंदर उन हार्मोन्स की एक्सेस ज्यादा आएगी। अनुषा आवाज कट रही है आपकी, फिर से। हेलो। जी, अब आवाज आ रही है? बहुत कट कट के आ रही है। हेलो। हाँ जी। चेक, ख्याल है मैंने अपना करेक्शन किया। अब सही है? इज इट ओके बेहतर, नाउ? बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। देखते और हैं, बीच में कट जाती है डॉक्टर साहब। जी जी। ठीक, अच्छा जी। और अच्छा, किसी ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा जब सा बीच में हो आहिस्ता। तो मुझे बताते रहिएगा अपनी तरफ से। मैंने कनेक्शन 2 दफा रिस्टोर करने की कोशिश की है, लेकिन अब फिर कट रही है। आहिस्ता क्या, मुझे अभी आवाज मुझे आहिस्ता आहिस्ता ही आ रही। एक मिनट। ना ना, अभी तो मैं बोल ही नहीं रही। आपने अपनी वीडियो तो हेलो, नहीं ऑन की हुई? हाँ नहीं, वीडियो नहीं ऑन, मैंने कहा वरना उससे भी। सही है? हाँ नहीं, अब आई है थोड़ी सी। हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं, वीडियो। आयशा आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है सही, या मतलब शायद कहीं मेरी तरफ तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं यार, मुझे सही आ रही है। हाँ हाँ। आपकी तो ठीक आ रही है सिस्टर आवाज, उनकी आवाज कट रही है, पाकिस्तान से ना। मे बी हाँ, है इन पाकिस्तान ना इंटरनेट से। मुझे लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। हाँ। यू नो दे हैव अब कट ठीक ऑफ। है? आप बोलें। हाँ जी, अब मेरा ख्याल आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी, अब बेहतर है। ठीक, अच्छा जी। हम बात कर रहे थे रोटरडैम्स क्राइटेरिया की। एक पहली चीज है उसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म। उसमें होगा क्या कि जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा होने का क्या मकसद है कि जैसे मेल्स की बियर्ड है उस तरह बाल आने शुरू हो जाएंगे और चेस्ट पे बाल आएंगे। बाकी जो बॉडी पे नॉर्मल फीमेल जो हेयर है वो हमने देखा हुआ, जैसे सारे कहते हैं ना कि रेजर यूज करने से बाल जो है वो आपके बहुत ज्यादा
थिक आते हैं, उस तरह के बाल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल इसलिए जो है किया है कि कोट किया है ताकि पता चले कि दोनों में फर्क क्या चीज है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, इसका कॉज है हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके बाद है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन। ओव्यूलेशन डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है कि आइदर आपकी ओवरीज एग प्रोड्यूस ही नहीं कर रही उस मंथ, जिस मंथ एग प्रोड्यूस ना हो, फीमेल्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि पीरियड्स होंगे ही नहीं। सेकेंड चीज क्या होगी कि इवन इफ पीरियड्स हो रहे हैं और एग रिलीज नहीं हो रहा, तो इफ अ फीमेल इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट तो वो प्रेग्नेंट नहीं। ठीक है, तीसरी चीज क्या, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन इसके बारे में ये है कि जिसकी ओवरीज के अंदर स्कैन के ऊपर सिस्ट आ जाए वो कहता है कि भाई मुझे पीसीओएस हो गया। ऐसा नहीं है, आपकी बड़ी स्पेसिफिक सी इसकी गाइडलाइंस हैं कि दोनों ओवरीज में से इतनी इतनी सिस्ट होनी चाहिए, उनकी इतनी मेजरमेंट होनी चाहिए। मैंने वो सही चीजें इसमें इसलिए नहीं डाली कि वो फिर बहुत क्लटरिंग से एक चीज हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि इन तीन चीजों में से दो चीजें अगर हो जाती हैं तो हम पेशेंट को लेबल करेंगे कि हाँ ये पीसीओएस का पेशेंट है। करना क्या है, सबसे पहले स्कैन होगा, उसके कुछ टेस्ट होंगे। सेकंड चीज क्या होगी, आप उससे उसकी हिस्ट्री लेंगे। कॉजेस क्या है, सबसे पहली बात यह है कि पीसीओएस का कॉज अभी तक अननोन है। ये जो बाकी तीन कॉजेस मैंने लिखे हैं ये भी वो कॉजेस हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस से देखा है कि हाँ इन लोगों में कॉमन है, तो हाँ ये कॉज हो सकता है। लेकिन अभी तक इस प्रेजेंटेशन के लिए भी स्पेसिफिकली जितनी मैंने रिसर्च करने की कोशिश की या पहले जो अपने पेशेंट्स देखने के टाइम पे या मेडिकल कॉलेज के टाइम पे, इसका कॉज अभी तक अननोन है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिनमें हो सकता है। एक और चीज जो कॉमन है वो ये है कि फैमिली के किन फैमिलीज में कॉमन है। अगर किसी मदर को है या किसी बहन को है तो उसकी जो सेकंड वाली, मतलब पहली बहन को हो गया तो जो सेकंड वाली उसकी बहन है उसको भी चांसेस हैं कि होंगे, एज कंपेयर टू एक वो लड़की जिसके फैमिली में किसी को नहीं। और एथनिसिटी वाला वर्ड इसलिए कि इंडियन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा, जो अभी रिसर्चेस मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है ना इंसिडेंस वो इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर है। और जो मुझे इस सारी बात से समझ आई कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी कैलकुलेट कर रहे थे कि उन्होंने एक बेसिकली साउथ एशिया को कवर करने की कोशिश की है। और ये बात गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि जितने ओपीडी में अगर हम 200 पेशेंट्स देख रहे हैं जिसमें से 100 गायनी के हैं और 100 ऑब्स के यानी वो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट हैं, तो उनमें से आधे पेशेंट्स हमें पीसीओएस के ही मिलते थे। इतना कॉमन ये चीज हो गई। फिर तीसरी चीज आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है कि वो बंदा जिसका बीएमआई, आप सबको बीएमआई का आइडिया होगा, वो एक रेशो है बेसिकली कि हम वेट और हाइट का रेशो निकालते हैं। उसके अंदर आप 24.5 से नीचे हों और 18 to 19 से ऊपर हों तो आप नॉर्मल, आपका एक बॉडी मास इंडेक्स होगा। इससे ऊपर हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट ग्रेड्स पे जाते हैं और एक ग्रेड बीच में से ओबेसिटी। जो लोग ओबीस हैं उनके अंदर पीसीओएस ज्यादा कॉमन है, लेकिन दैट डज नॉट रूल आउट द प्रोबेबिलिटी कि वो लड़कियां जो बिल्कुल पतली सी हैं उनके अंदर नहीं है। क्योंकि एक दो पेशेंट्स, ज्यादा नहीं लेकिन एक दो पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे थे कि जब उन्होंने हमें सिम्टम्स बताए, मतलब 3-4 लोग जैसे बैठे हैं, तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं इसको पीसीओएस कैसे हो सकता है। ठीक है, और उसकी स्कैन की पिक्चर्स ऐसी थी कि हम लोग हैरान रह गए थे कि ये तो जैसे बुक में आप पिक्चर्स देखते हैं वैसी होती हैं। तो नेसेसरली आपको ओबेसिटी नहीं मिलेगी इस चीज में, लेकिन कॉमन ज्यादा ओबीस पीपल में है एज कंपेयर टू दूसरे। फिर आखिरी आती है डायबिटीज। डायबिटीज के साथ ना इसका 2 वे रिलेशनशिप है पीसीओएस का। जिन लोगों को पीसीओएस है उन्हें डायबिटीज हो जाएगी, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें पीसीओएस हो जाएगी। ठीक है, हर बंदे को नहीं होगा, लेकिन कॉमन ये चीज है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाई शुगर लेवल्स होते हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर इंसुलिन के हॉर्मोन्स की इश्यूज चल रहे हैं, इंसुलिन रिलेटेड जितने हॉर्मोन्स हैं, या मेरे अंदर थायराइड रिलेटेड जितने हॉर्मोन्स हैं वो चल रहे हैं, उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो मेरे बाकी जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सारी चीजें, उनके इफेक्ट्स खराब नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
ये एक चीज दूसरे को इफेक्ट करती है। आपको एक हार्मोनल डिजीज हो जाए तो अल्टीमेटली आपके चांसेस होते हैं कि अगर आप उसे कंट्रोल ना करें तो बाकियों के अपेयर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैंने प्रेवलेंस और इंसिडेंस की स्लाइड सिर्फ इसलिए डाली है कि जिन लोगों को मतलब मैंने ओपीडी में ये कॉमन प्रैक्टिस देखी है अपनी एक दो फ्रेंड्स में भी, कि जब आप किसी को बताते हैं ना पीसीओएस का, तो वो मानता नहीं है कि उसे पीसीओएस। पता नहीं, ये हमारी यूं समझ लें कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सबको ये लगता है कि अगर आपको पीसीओएस है ना तो समहाउ आप इनफर्टाइल, या आपको फीमेल है तो ओहो इसके तो कल को बच्चे नहीं होंगे, इसको हार्मोनल इश्यूज हैं, इसको ये चीज बहुत कॉमन है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके पीसीओएस हो सकता है। ठीक है, हालांकि रिलेशन जरूर हो सकता है इस चीज का इसके साथ कि उसके इफेक्ट्स में चीज आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। जो ये 26% वाली मैंने लिखी है प्रेवलेंस, ये इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, और ये जो 2% मैंने लिखी है ये यूरोप की, और ये आरसीओजी की है, और ये एनसीबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर से ये मैंने लिया। और इसी गाइडलाइन के अंदर जो एक और चीज इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने जो 3-4 क्राइटेरिया मैंने आपसे पहले डिस्कस किए, कि पहले सिर्फ उन्होंने जो हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स थी गर्ल्स जिनको लिया था वो, सेकंड क्राइटेरिया वो जिसमें उन्होंने हार्मोनल इफेक्ट्स लिए थे एलएच और एफएसएच के जो बेसिकली लैब टेस्ट है उनकी बेसिस पे, और तीसरा रॉटरडैम क्राइटेरिया, इन तीनों की बेसिस पे प्रेवलेंस निकाली हुई थी। और 26% जो है ये रॉटरडैम क्राइटेरिया वाली सबसे ज्यादा उसी से आई थी। लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई मार्कर है इस चीज में कि हम डायग्नोज कर सकते हैं तो वो वही है, क्योंकि अकेला अगर किसी की ओवरीज के अंदर सिस्ट है, 10 है 12 है, वैसे 12 इज द क्राइटेरिया, 12 है या उससे ज्यादा भी है तो जरूरी नहीं है कि उसे सिम्टम्स आ रहे। ओवेरियन सिस्ट्स जो होती हैं उनमें से आधी एक स्पेसिफिक टाइप है जो 2-3 महीने बाद खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन लोग उसे कंफ्यूज करते हैं पीसीओएस वाली सिस्ट के साथ, जो कि रिजॉल्व नहीं होती, मैनेजेबल है। पीसीओएस वाली सिस्ट रिजॉल्व नहीं होती, ये बहुत पक्की बात है कि जो पेशेंट्स आके पूछ रहे होते हैं, या आप लोगों के ध्यान में भी ये सवाल होगा कि ट्रीट होने का क्या मतलब। ट्रीट होने का मतलब है कि आपके सिम्टम्स उससे मास्क हो जाएंगे, सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, जो उसके इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो सिस्ट बन गई है वो जा नहीं सकती वापस, वो वहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे चल, अब होगा क्या, मतलब पीसीओएस में इतनी देर से मैं बताई जा रही हूँ ऐसे ही, ऐसे होगा क्या। अगर इरेगुलर साइकिल होगा, इरेगुलर साइकिल में सारी वो चीजें जो आपको ऐसे लगता है कि आपके पीरियड्स ऐसे थे और अब ऐसे नहीं है, वो इरेगुलर साइकिल में आता है। अगर आपको मंथ में 2 दफा पीरियड्स हो रहे हैं, अगर आपको एक मंथ के बजाय 2 मंथ्स बाद पीरियड्स हो रहे हैं, अगर एक पीरियड्स के अंदर आपको 3 दिन ब्लीडिंग होती थी अब 1 दिन हो रही है, या एक पीरियड्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ब्लीड ही नहीं हो रही, सिर्फ स्पॉट लगा है, मतलब इरेगुलर की जितनी टाइप्स आप कर लें वो सब जो है अगर हो रही हैं तो आप पीसीओएस की तरफ जा सकते। सेकेंड चीज क्या होगी कि आपको एक्नी जरूरी नहीं है, ये जितने सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम हो गया तो बस पीसीओएस आपको हो गया। ये इंडिविजुअली भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। एक्ने इटसेल्फ टीनेज गर्ल्स में बॉयज में हो सकती है, ऑयली स्किन के साथ हो सकती है, इन्फेक्टिव हो सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि आप पीसीओएस है। आप हिरसुटिज्म क्या, वही जो पहले हमने डिस्कस किया कि जिस तरह मेल्स की चिन पे, दाढ़ी पे, ये बिल्कुल साइड पे, चीक्स के साइड पे बाल होते हैं, या चेस्ट पे बाल होंगे इस टाइप के, और हेयर ग्रोथ ऐसी होगी जो मेल पैटर्न के थिक जो बाल होते हैं, बालों की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनमें से जो थिक वाले हैं वैसे होंगे। ठीक है, फिर वेट गेन इस तरह से होता है इसका कि हमने डिफरेंट ना, एक होती है पियर शेप बॉडी, एक होती है एप्पल शेप बॉडी। पियर शेप बॉडी वो होती है कि जो लोग गेन करते हैं उनको उनकी हिप्स पे और थाइस पे लगता है। ठीक है, एप्पल शेप बॉडी होता है कि सेंट्रल ओबेसिटी, ये जनरली हार्मोनल होती है, कुछ एड्रीनल डिजीजेस में होती है और पीसीओएस में होती है कि आपका पेट निकला हुआ होगा, जनरली चेस्ट या हिप्स की बात नहीं होगी, एक ऐसा फिगर होगा आपका कि सेंट्रली राउंड होगा
पेरिफेरीज जो हैं वो रिलेटिवली हाथ पांव पतले हैं या वो भी मोटे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक वेट गेन सेंट्रल किस्म का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंडिविजुअल जेनेटिक्स और फैमिलीज पे भी डिपेंड करता है, किसी की फैमिलीज में वेट गेन डिफरेंट तरह का होता है, ये मल्टी फैक्टोरियल चीज है, लेकिन वेट गेन इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। डार्क एंड स्किन एक चीज होती है कि आप में से वो लोग जो मदर्स हैं दे वुड नो बेटर, बाकी भी शायद इस चीज को बाद में एक्सपीरियंस करें कि जब प्रेगनेंसी होती है आपकी नेक जो है बैक से वो डार्क हो जाए, वो इसलिए कि आपके वहां पे मेलानिन की डेपोजिशन, मेलानिन इज द हार्मोन जो स्किन की या बालों की या किसी भी चीज की डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार है बॉडी में, वो हो जाती है। तो जिन पेश और ये जो सारे सिम्टम्स हैं हम एक दफा ये डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सारी चीजें होती क्यों। अब मेलानिन क्या करता है इन लोगों में, इन लोगों की आर्मपिट्स या नेक जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा डार्क होती है, ओके। फिर आती हैं मूड चेंजेस। डिप्रेशन इतना बड़ा इसका सिम्टम है जो कि खैर हमारी सोसाइटी में मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन आधे से ज्यादा लोगों को है, लेकिन वो मास्क हुआ होता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप इस चीज पे रहें कि नहीं ये तो सिर्फ मूड स्विंग्स हैं या ये है, लेकिन मूड चेंजेस में सबसे बड़ी चीज है डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, ठीक है। और जो एक रिसर्च जो मैंने इसके लिए अभी थोड़े अर्से पहले पढ़ी थी, उसमें चीज थी कि आपको जो डिप्रेशन है ना वो रात को होता है, और ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि पीसीओएस का डिप्रेशन रात को होगा या इसका ऐसे होगा ये होगा, या आधे लोग ये भी कहेंगे कि जनरली आप रात को थक हार के लेटे हैं, सारा दिन काम किया है, बीच में कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, सारी चीजें आपको याद आ रही हैं, आप फारिग हैं तो आपको डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीसीओएस के अंदर ये चीज कॉमन है कि समहाउ आपको डिप्रेशन होता है और वो रात को ही होता है। मुझे इसकी रीजन अभी तक वो वही है कि रिसर्च बेसिस पे हम पीसीओएस के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी कॉमन चीज। फिर फटीग, फटीग वैसे कॉमन सिम्टम है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोनल डिजीजेज हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें आप उस बंदे से पूछेंगे ना कि आपको क्या है, वो कहेगा बस हर वक्त थका थका रहता हूँ, बहुत नींद आती है, मतलब क्या करूँ, और इस तरह। सेम इज द केस विद पीसीओएस। हाँ उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रीवेट होता है, लेकिन इसमें वो बंदा ना, आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वो अपनी लाइफस्टाइल और इसके बारे में वैसे उसका एंथुजियाज्म वैसा नहीं होगा जैसे नॉर्मल बंदे का होगा। ये थोड़े से मास्क्ड सिम्टम्स हैं क्योंकि इनकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉमन है। फिर आती है लो सेक्स ड्राइव, वो भी क्योंकि आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं जिन्होंने आपके इंटरकोर्स और इन सारी चीजों को रेगुलेट करना है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लिबिडो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, दैट्स व्हाई इसके अंदर सेक्स ड्राइव इफेक्ट होती है और फीमेल्स में लो हो जाती है। ये भी एक कॉमन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट्स आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेम सिम्टम्स हैं वही सारे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, वेट गेन हो गया। जी अब ये अच्छा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की तरफ, ये वो हैं, एक थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के आप किन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या अभी आपने सुना ये जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग बीच में से होंगे जिनको रियलाइज होगा कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, आई शुड गेट माई सेल्फ चेक्ड। ये वो चीजें हैं जो पीसीओएस के साथ प्रेजेंट करती हैं, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। होता क्या है कि वो लोग जिनकी पीसीओएस मैनेज नहीं होता या फिर मैनेज हो जाता है लेकिन उनका इतना एग्रीवेटेड होता है, हॉर्मोन्स लेवल्स इतने ज्यादा होते हैं या लेट उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होता है, वो फिर बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज क्या होती है जो हमने पहले भी डिस्कस की कि डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, या उनका हाइपरटेंशन इज द मेडिकल वर्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये चीज 40s 50s में जाके होती है, लेकिन पीसीओएस वाले पेशेंट्स में एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान कॉमन। फिर आती है बात इनफर्टिलिटी की। यहाँ पे ना इनफर्टिलिटी वर्ड मेरा नहीं ख्याल था कि इसको यूज करना चाहिए कि इनफर्टिलिटी इससे होती है, इससे बिल्कुल भी नहीं होती। यूज मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि वो जो मिथ है उसको हम एड्रेस कर सकें और वो खत्म कर सकें। पीसीओएस के साथ इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक हो गया। पेशेंट्स इसके साथ कंसीव करते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट कंसीव करते हैं। हाँ आगे की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, प्री टर्म बर्थ्स हो सकती हैं कि जैसे हम कहें कि
हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं मेडिकल टर्म्स में कि 37 to 40 वीक्स पर डिलीवर होना इज टर्म बर्थ, उससे पहले डिलीवर हो जाएंगी या उससे पहले पेन्स आना शुरू हो जाएंगी, डिलीवर नहीं होंगी, वो सेटल हो जाएगा। समहाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहेगी, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको पीसीओएस हुआ वो इनफर्टाइल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफर्टिलिटी कब आती है? जब आपके साइकिल्स एनओव्यूलेटरी होना शुरू हो जाए तब इनफर्टिलिटी का स्टार्ट होता है, या अब द न्यू वर्ड या बेटर वर्ड फॉर इनफर्टिलिटी इज सबफर्टिलिटी। क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि जब आप किसी को भी कपल को कहते हैं कि आप इनफर्टाइल है, तो ये थोड़ी सी एक बड़ी ब्रूटल सी चीज है किसी को कहने के लिए या लेबल करने के लिए। यू नेवर नो कि उसका कॉज क्या है, ठीक है। तो अब द न्यू टर्म बाय आरसीओजी सब फर्टिलिटी के, हाँ फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको ट्रीटेबल, ठीक है। होगा क्या, पेशेंट आपके पास आएगी, पेशेंट आके कहेगी कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर, ठीक है। आप उसे कहेंगे कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होता, ये करो वो करो, मतलब अगर बाकी इग्नोर करने वाले उसमें, या इग्नोरेंस नहीं, लेकिन चले आप उसे टाइम दे रहे, लेकिन कोई 10 या 12 में से एक बंदी ऐसी होगी जिसके साथ ये इशू होगा कि उसके सिम्टम्स सेटल नहीं होंगे वेट लॉस या इन चीजों से, वो एक एक्चुअल कैंडिडेट है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके साइकिल्स वैसे ही रहे, फिर एन ओवुलेटरी के साथ साथ वो वेट गेन करती जा रही है, वो खुद भी ध्यान नहीं दे रही, आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जितनी चीजें आपके कंट्रोल में आपने वो भी कंट्रोल नहीं की। तो एन ओवुलेटरी साइकिल्स के बाद अगली चीज क्या है? एन ओवुलेटरी का मतलब था कि पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें हर पीरियड्स में एग रिलीज नहीं होता, ठीक है। जैसे प्रॉपर एक एग रिलीज होता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, फिर 21 डेज के बाद आपको पीरियड्स हो जाते हैं, वैसे नहीं होता, पीरियड्स होंगे लेकिन उसमें एग नहीं होगा। 2-3 महीने बाद अगली जो आपके पास सिम्टम आएगा वो ये होगा कि मुझे 2 महीने 3 महीने से पीरियड्स। वो क्या हुआ कि जो ओवरीज हैं उसके एक अपने सेट ऑफ हॉर्मोन्स हैं और उसका एक अपना साइकिल चल रहा होता है जिसे हम ओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। पहले वो साइकिल डिस्टर्ब हुआ, उस साइकिल के डिस्टर्ब होने के बाद अब जो है अगला फेज क्या आया कि उस साइकिल के जो हॉर्मोन्स हैं उन्होंने ब्रेन के थ्रू अब यूट्रस के हॉर्मोन्स के ऊपर एक सप्रेशन इफेक्ट डाला है, जिसकी वजह से पीरियड्स होना बंद, ठीक हो गया। जब पीरियड्स होना बंद हो गया, 2 महीने 3 महीने पीरियड्स बंद हो गया, आपने कुछ नहीं किया, जिस फीमेल को पीरियड सही नहीं हो रहे उसके आगे चांसेस प्रेगनेंसी के उतने मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। किसी भी पेशेंट को जिसको हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन देनी होती है या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देना होता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उसके पीरियड्स रेगुलर करते हैं। तो इस चीज को, ये इरेगुलर साइकिल को, जो इससे जो सब फर्टिलिटी या आप फर्टिलिटी के इश्यूज की तरफ जाना चाह रहे थे, उसको कॉमन लैंग्वेज में या बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसे इनफर्टाइल पीसीओएस को कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब लॉन्ग टर्म डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की कैटेगरीज हैं, ठीक है, और कैटेगरीज के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। यहाँ पे एक दो लोग हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, या ये दे वुड एग्री विद दिस थिंग कि स्टार्ट जब डिप्रेशन का होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप थेरेपी में जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको आपने ट्रीटमेंट नहीं देना, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप उन्हें कह देते हैं कि थेरेपी लें, उससे आप ठीक हो जाएंगे। कि आपके पास एक लिसनिंग ईयर नहीं है, घर में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बाहर जाएं, आप उनसे बात करें, एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, आप ओपनली बगैर जजमेंट की बात भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें उनको अगर उनके जो असल बात क्या है कि आप उनके ट्रीटमेंट को जब दूर 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 लेके जाए जा रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अभी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो वही जो 10 में से एक लड़की जिसके पीसीओएस का सिम्टम्स ज्यादा एग्रीवेट हुए थे उसको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो जाएगा। और वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से नहीं होगा कि उसके हार्मोन्स हो रहे हैं, उस बंदी का वेट गेन हो रहा है, साथ उसको चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ठीक है, साथ वो डिप्रेशन है जो वो अपने आप को शीशे में देख रही है, अपने साथ की लड़कियों को देख रही है, वो सारी चीजें हो रही है, साथ हार्मोनल इफेक्ट वाला डिप्रेशन, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म उस डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है जिसके लिए आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, ठीक है। अगली चीज क्या है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सबसे डेडली जो पीसीओएस का और आखिरी जो हम कह सकते हैं जिससे हम पेशेंट्स को बचाना चाह रहे होते हैं वो होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है?
कि आपकी पीरियड्स की वो लेयर जो यूट्रस में से शेड हो रही है वो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। उसके बाद आगे उसके 2-3 और लेयर्स होती है। फीमेल्स के अंदर एक बहुत कॉमन चीज क्या है कि आप उनको जिनके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, हर महीने एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट लेयर हैज टू शेड, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज नॉट गेटिंग हर पीरियड्स रेगुलरली, तो वो लेयर जमा होती जा रही है, ठीक है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा वो जमा हो जाएगी, और उसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, अच्छा, एम आई ऑडिबल? हेलो? जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, अब हम चलते हैं एंडोमेट्रियल सीए पे। लेयर आपकी जमा होती गई, 3 मंथ्स की लेयर जमा हो गई, और एंड पे क्या हुआ कि अगर किसी ने शेड नहीं कराया, और चलो 3-4 मंथ्स बाद बॉडी के कुछ हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सेटल हुआ, शेडिंग हो गई। ये जो कॉमन प्रैक्टिस है, और इससे एंडोमेट्रियम के अंदर जो साइनसेस है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जहाँ से ब्लड आना है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में पीसीओएस में इन लोगों को, जिसे हम कहते हैं कि भाई इसको यूट्रस का कैंसर हो गया, वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर आपको शेड करने के लिए एंडोमेट्रियम आफ्टर 3 to 4 मेडिसिन दे रही है, तो वो आपको उस वक्त की कॉम्प्लिकेशन से नहीं बचा रही, वो आपको एंडोमेट्रियल सीए से बचा रही है। और मैं आपसे कहूंगी ये वो वाली डॉक्टर है जो आपके लिए साथ सेफ प्ले कर रही है और अच्छी डॉक्टर है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में बाकी सारी मैनेजेबल है, लेकिन एक इंसान को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो गया, उसे आप वापस नहीं लेके जा सकते। उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसे आप जब ट्रीट हो जाए, लेकिन वो कार्सिनोमा तो वापस नहीं जाएगा ना, ठीक है। सम हाउ से एक दफा कैंसर तो हो गया, तो वो आपको उस चीज से बचा रहे हैं। फिर आते हैं जी सीवीएस इवेंट्स। सीवीएस इवेंट्स का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। पीसीओएस वाले पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक्स कॉमन है, ठीक है। ये सारी चीजें, जितने सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पीसीओएस है तो आज ही दिल पकड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैनेजेबल चीज नहीं है और आप उसके लिए ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे, तो लॉन्ग टर्म्स में ये चीजें हो सकती। फिर आते हैं स्लीपिंग डिफिकल्टीज और स्लीप एपनिया, जिसमें हम कहते हैं एक चीज होती है खराटे ले, ठीक है। उसका स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइकिल्स होते हैं दो, कि आप, एक बंदा कराटे लेता है, और वो एक पाकिस्तानी हैबिचुअल कराटे होते हैं और एक दूसरे होते हैं जिसके अंदर उसका नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीदिंग एकदम से स्टॉप होती है, ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ब्रीदिंग स्टॉप होगी, स्टॉप होगी, स्टॉप होगी, और उसे झटका मार के वो बंदा उठता है और वो वापस उसकी ब्रीदिंग सही हो जाती है। इसको कहते हैं स्लीप है, ठीक है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से बड़ी एक स्पेसिफिक मैंने आपको बताया। आखिरी क्या चीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेरा ये ख्याल है कि ये बाकी चीजें फिर भी लेट डेवलप हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जल्दी डेवलप हो जाता है, ठीक है। 35-36 में डेवलप हो सकता है। हो क्या रहा है, आपकी बॉडी में 3-4 तरह के कोलेस्ट्रॉल्स हैं या फैट्स हैं, उनमें से कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी साइड पे लेके जा रहे हैं, हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जब वो बढ़ जाते हैं तो हम जैसे फौरन हम टेस्ट कराते हैं, हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घी अवॉइड करना है, फैटनिंग चीजें अवॉइड करनी। वो होते हैं एलडीएल, या फिर जो जिसे हम कॉमन जुबान में कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, इसकी ट्राइग्लाइसराइड्स, इसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। साथ हो जाता है बीपी तेज, और साथ हो जाती है शुगर हाई। इन 3-4 चीजों का जो एक सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और आप खुद सोचें, एक वो इंसान जिसके अंदर बीपी ज्यादा हो, उसके अंदर शुगर ज्यादा हो, उसके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, तो वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये यूं समझ लें एक विशियस साइकिल है कि अगर आपने कंट्रोल ना किया, एक साइड से शुरू हो, आप दूसरी तरफ जाते जाएंगे, और ये एक से दूसरी चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्नोसिस। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमने यही चीज डिस्कस की थी। और होगा क्या, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे आपका सबसे पहले स्कैन, ठीक है। स्कैन के अंदर अगर आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीओएस है। वही जो बात हमने स्टार्ट में की थी कि पीसीओ का मतलब और है, पीसीओएस का मतलब और है। साथ वो आपको कहेगी कि अपने पीरियड्स के सेकेंड डे पे अपने एलएच और एफएसएच का टेस्ट करा के। इनकी ना एक बड़ी रेशो होती है, जो सेकंड क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या होता था कि आप पेशेंट का सेकंड डे पे टेस्ट कराते थे। एलएच के एक स्पेसिफिक लेवल्स हैं, एफएसएच के एक स्पेसिफिक लेवल्स हैं। बात कब बढ़ती है, जब एलएच ज्यादा होना शुरू हो जाता है,
जितना LH और FSH राइज करते हैं उसके बाद एकदम से वो स्टॉप होते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन यूट्रस के ऊपर और ओवरीज के ऊपर इफेक्ट उसका क्या आता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, उनकी अपनी स्पेसिफिक पीक्स आती हैं। ये जो पीक्स आती हैं आपकी 13th 14th डे पे ओव्यूलेशन के करीब आ रही है, ठीक है। फिर जब वो नीचे जाती हैं तो यूट्रस पे इन हार्मोन्स के खत्म होने का इफेक्ट क्या होता है कि एंडोमेट्रियम शेड होती है और आपको पीरियड्स, ठीक है। अब इनमें से इन 4 हार्मोन्स में से किसी एक के लेवल्स ऊपर नीचे होने से आपकी पीरियड्स आगे पीछे हो जाए, ठीक है। और जब LH FSH का रेशियो आगे पीछे होता है 3:1 का मतलब ये है कि अगर आपका FSH 2 है और आपका LH 6 या उससे ज्यादा हो गया, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, ये क्लिनिकल वैल्यूज नहीं है, तो उन दोनों की आपस में एक जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो खराब हो गई है। LH अलहदा ब्रेन को इफेक्ट भेजेगा, FSH अलहदा भेजेगा और ओवरीज पे अलहदा इफेक्ट डालेंगे, उसके मुताबिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, एज अ रिजल्ट आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है कि आप पेशेंट से पहले पूछें तो सही, आपको एक पेशेंट की रिपोर्ट आपके सामने पड़ी हुई है जिसके अंदर सिस्ट आई हुई है, साथ दूसरी चीज की आई हुई है, उसकी लैब्स खराब है, आप उसे कहें भाई आपको PCOS हो गया, आपने उससे पूछा ही नहीं कि उसको सिम्टम्स हैं PCOS के, वो उसको तो नहीं, मतलब पेशेंट को तो नहीं पता कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी वैल्यूज चल रही है, फिर LH की है, उसके स्कैन के अंदर क्या मसला हो रहा है, उसे नजर आ रहा है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे ये एक्नी हो रही है, मेरे यहाँ चिन पे बाल आ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे फटीग रहती है, मतलब जो वट एवर माइट बी द सिम्टम, साइकिल इरेगुलर है, वो आपके पास उन चीजों के साथ आई। जो क्लिनिकल ट्रायड बनाने का या रॉटरडम क्राइटेरिया बनाने का मकसद क्या था, वो ये था कि आप तीनों चीजों को लिंक करें, कोई एक फैक्टर मिसिंग है, इवन इफ इट इज द स्कैन, कि उसके स्कैन पे ओवरीज नॉर्मल हैं और बाकी दोनों चीजें हैं, तो आप उसे PCOS लेबल करेंगे, क्योंकि अभी वो उसने सिस्ट डेवलप नहीं की, लेकिन इन 3-4 मंथ्स और अ ईयर इन लॉन्गर टर्म उसे डेवलप हो जाएंगी। और ये वाले पेशेंट्स मैंने देखे हैं, स्कैन पे कोई उनके मसला नहीं था, साइकिल्स इरेगुलर थे, वेट गेन हो रहा था, बाल आ रहे हैं, एक्नी हो रही है, हमने उन्हें PCOS लेबल किया। और जब हमने उनका दोबारा बुला के स्कैन करवाया आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ आपने फॉलो अप करना होता है, तो उनकी ओवरीज पे वो इफेक्ट डेवलप हो रहे थे, ठीक है। या जिसको हम कहते हैं बल्की ओवरीज, बल्की ओवरीज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स PCOS, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट क्या है। अगर कोई एक वर्ड में आपसे ट्रीटमेंट पूछे ना PCOS का ट्रीटमेंट क्या, तो आप उसे कहेंगे कि अपना वजन कम करो। वजन क्यों कम करना है, और वो आसान काम नहीं है, PCOS वाला वेट गेन जो है वो कम आराम से नहीं होता। उसमें वजह क्या होती है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में आ रहे हैं ना, स्टार्ट में वो आपके LH FSH की वजह से आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें वो आपके इंसुलिन की वजह से आता है। PCOS में वेट गेन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन है, इंसुलिन का क्या काम है, आपने खाना खाया, जो मर्जी आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज बना, इंसुलिन जाती है सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करती है कि यूं समझे दरवाजा खोले अंदर से बाहर से ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है। तो वो सेल्स अपने जो पोर्ट्स हैं सोडियम पोटेशियम के जो भी, उनको ओपन करेंगे, उनके थ्रू सोडियम के साथ ग्लूकोज अंदर जाएगा, वट एवर मैं मेडिकल टर्म्स का यूज करना चाह रही हूँ, उनके साथ जाके ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स मॉनिटर होते रहेंगे, ठीक है। जो आपका वेट गेन होता है वो कब होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारी बॉडी क्या परसीव कर रही है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, वो सिग्नल ऑटोमेटिकली जा रहा है जा रहा है जा रहा है, क्योंकि वो सेल्स के अंदर मूव नहीं कर रहा। PCOS में वेट गेन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सेल्स के ऊपर इंसुलिन ने जाके सिग्नल देना था, वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन जाके नॉक कर रही है लेकिन सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सेल रेजिस्टेंट हो गया उसके सिग्नल को के बाहर ग्लूकोज ज्यादा है। दैट्स वाई ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं। जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते हैं तो सबको पता है खाना खा के नींद बहुत ज्यादा आती है, इसलिए पेशेंट में फटीग होती है, ठीक है। आप एक को दूसरे के साथ लिंक करेंगे ना, तो ये लिंक होती जाएंगी चीजें कि सिस्टम में इफेक्ट क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने वेट गेन को मैनेज करना है, जिसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से बात नहीं बनी तो फिर हम जाएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हम एक स्पेसिफिक तरीके से जाएंगे, अभी हम लाइफस्टाइल की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी,
व्हाट कैन वी डू लाइफस्टाइल चेंजेस में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने पहला काम कर लिया, अंडरस्टैंडिंग पीसीओएस, फिर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स कि आपको पीसीओएस है, कोई बहुत स्टिग्मा नहीं है इतना बड़ा कि आप, मैंने देखा है पेशेंट्स को, आप कहेंगे आपको पीसीओएस है तो उनकी साथ में अदर्स आएंगे, वो कहेंगे नहीं मेरी बेटी को तो ऐसा कोई मसला नहीं, वो उनकी सिम्टम्स को मास्क करेंगी, वो लॉन्गर टर्म में काम खराब हो जाएगा। तो आपने एक्सेप्ट करें फैक्ट्स को, ठीक है कि एक चीज हो गई, अब उसको ट्रीट करना है। ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ये चीज बहुत कॉमन है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको एक डिजीज हो। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमने डिस्कस किया, फिर मैनेजमेंट जो करनी है, नेक्स्ट स्लाइड करें, हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है? सबसे पहले आपने डाइट चेंज करनी है। जो नॉर्मल एक 70 kg की फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल तो नहीं चले, हम बीएमआई के हिसाब से चलें तो ये ज्यादा वेट है, लेकिन स्टिल हम जो मेडिकल लैंग्वेज में जब डिस्कस करते हैं, एवरेज 70 kg मेल एंड 65 kg फीमेल, ठीक है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 to 2500 किलो कैलोरीज, ठीक है। जिस इंसान ने वेट लॉस करना है या उसको ये है कि हाँ वजन कम हो जाए, उसके लिए पहला ये है कि आपके पूरे हफ्ते के अंदर, ये आपकी डेली कैलोरीज है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 7 से, तो आपकी टोटल 1400 होनी चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है कि आपकी 500 कैलोरीज का डेफिसिट होगा रोजाना, तो आप टोटल इसी मतलब आप 15 16 या चले 17 to 1800 किलो कैलोरीज पे चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एक हफ्ते बाद 1 पाउंड वजन कम हो जाता है या आधा किलो वजन कम हो जाता है। ये होता है 500 किलो कैलोरीज एक दिन की कम करने से, ठीक है। लेकिन ये आसान नहीं होता। सिर्फ मसला ये नहीं है कि आपने कैलोरीज कम करनी है, आप एक हफ्ता कैलोरीज कम करेंगे। पहले एक जिन लोगों ने वेट लॉस के लिए ट्राई किया होगा, दे वुड नो बेटर कि फर्स्ट मंथ में आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी से इन द सेंस कि हाँ ठीक है, आप कम खा रहे हैं, वजन कम हो रहा है, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? दूसरा जो महीना है उसके अंदर कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी बॉडी उतनी कैलोरीज पे एडजस्ट हो जाए, आप कुछ बर्न नहीं कर रहे, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे। तो इस चीज को लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं कि सिर्फ एक तरफ मतलब आपने जोर नहीं देना, सारी चीजें एक साथ लेनी। फिर आते हैं पोर्शन कंट्रोल पे। पोर्शन कंट्रोल क्या है कि आपने जितना भी खाना ले रहे हैं उसके अंदर अपनी प्रोटीन को ज्यादा करें और कार्ब्स को कम कर लें, और उसके बाद फाइबर्स को ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ब्स अवॉइड करना है, लेकिन बाकी सही चीजें साथ लेके चलता है, ठीक है। जितना नेसेसरी आपका पोर्शन है डे का वो जरूर लें, अदरवाइज आपके सेल्स और इफेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। ये जो हमने पहले डिस्कस किया कि डाइट इंप्रूव करनी है, उसमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं, 3 मील्स लेने हैं, 2 स्नैक्स लेने हैं, टोटल 5 आपके हो गए। उसके अंदर से क्या होगा कि 3 आवर्स का गैप होगा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है उस पर सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है, और स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान में फीमेल्स कम स्मोक करती हैं, या एविडेंट नहीं है इतना, लेकिन जो भी है आपके पीसीओएस के अंदर स्मोकिंग जो है वो उन हार्मोन्स को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट स्मोकिंग का था, तो वो क्विट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अच्छा, वर्कआउट क्या करना? अब तो इतनी यूट्यूब पे एक्सरसाइजेज आ गई हैं, लेस्ली वॉक है, मैंने सुनी हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, पहले वार्म अप करने के बाद, और उसको वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तो आप 40 मिनट्स पे आ जाएंगे, 50 मिनट्स पे आ जाएंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। या आपने शाम को वॉक करनी है या कुछ भी करना है वो चीज। और ये घर के काम जो होते हैं ना, फीमेल्स आती हैं, फीमेल्स आके क्या उनका पहली बात ये होती है, हम तो सारा दिन घर का काम करते हैं तो हमारी वॉक हो जाती है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वो घर का काम आपका जो है वो उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी उस पर एडजस्टेड है, ओके। सो उससे आप कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है, आपको आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, वो आप हमेशा से, मतलब हमेशा से तो नहीं चले, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन समहाउ वो उससे आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तो उससे काउंट करना छोड़ दें और अपने 40 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब आते हैं जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपने करना क्या है, ये आपने उसे बता दिया। अब एक पेशेंट उससे कम नहीं हो रहा उसका, तो आप उसे हिर्सुटिज्म के लिए क्या कहेंगे? जो बाल आ रहे हैं, आजकल लेजर कॉमन है, विच इज सेफ, लेजर करवा सकते हैं। मैकेनिकल हेयर रिमूवल क्या है, प्लकिंग की, वैक्सिंग की, ब्लीच कर ली। एक्ने के लिए क्या करना है? अब इतने ब्लॉगर्स आपको ये चीजें बता रहे होते हैं,
स्किन केयर रूटीन है, सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एक्नी। विटामिन ए जो है वो एक्नी का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन वो लोग जो फर्टिलिटी या कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए विटामिन ए इज नॉट सेफ। अदर देन दैट यू कैन गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट, वो आपको मुझसे बेहतर एडवाइस देंगे कि आपने एक्नी के लिए क्या करना है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करें तो उससे आपके ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। और हम पेशेंट्स का हार्मोनल ट्रीटमेंट से पहले ये करवाते हैं कि अगर उनका वेट लॉस हो और साथ सिम्टम्स मास्क हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमें उन्हें हार्मोन्स पे लेके जाने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब आते हैं जी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट आपने किन चीजों के लिए करनी है? सबसे पहले साइकिल्स के लिए। ओसीपीज होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जिन लोगों ने यूज किया उन्हें पता होगा कि उसके अंदर या तो 21 टैबलेट्स होती हैं, हर दिन की एक टैबलेट होती है। आप 21st टैबलेट लेते हैं, 22nd से 24th के दरमियान आपको पीरियड्स हो जाते हैं, और जब पीरियड्स का 5th डे होता है आप सेकंड उसका साइकिल शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कंसीव नहीं कर सकता पेशेंट, लेकिन इसका दूसरा काम क्या है ओसीपीज का, कि जब आप किसी पेशेंट को 21 डेज के लिए टैबलेट दे रहे हैं और उसके बाद आप उसकी टैबलेट रुकवाएंगे, हार्मोन का इफेक्ट खत्म होगा तो उसे ऑटोमेटिकली ब्लीड होगी, पीरियड्स होंगे। 3 महीने आप ये साइकिल करवाएंगे तो उसके हार्मोन्स रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हर 3 महीने मतलब उसको 3 महीने रेगुलर पीरियड्स आए, उन रेगुलर पीरियड्स की वजह से हार्मोन्स पे इफेक्ट कम हुआ, इंसुलिन पे इफेक्ट कम हुआ, सारी चीजें ठीक होती गई। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हमने 3 मंथ्स का ओसीपीज का साइकिल कराया है वो सेटल हो गई। सेम इज द थिंग विद डाइन 35। वैसे डाइन 35 इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, सैक्रोटेरॉन एसीटेट है, लेकिन इसका भी सेम है कि पीरियड की 5th डे से आपने स्टार्ट करनी है तो इसका पीरियड्स पे भी इफेक्ट आता है। अब अगली चीज है इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फीमेल वेट लॉस वाली उसमें चली जाती है, उसकी बॉडी उस मोड पे चली जाती है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट 80 से 60 पे आ गए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि आप 80 से 79, 78, 77 इस तरह से आ रहे हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस के इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें पेशेंट ज्यादा कंसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उससे भी बात नहीं बन रही देन वी गो फॉर ओवुलेशन इंडक्शन, जिसका 6 मंथ्स का साइकिल होता है, वो नहीं होती तो आगे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है फर्टिलिटी। ठीक है, बाकी जो लास्ट चीज रह गई वो एक्ने हमने डिस्कस कर लिया। मेटफॉर्मिन इज द ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, लेकिन वो वेट लॉस में हेल्प करती है। ये बेसिकली जो लास्ट स्लाइड है ये आपको तभी इसका फायदा होगा जब आप अपना ट्रीटमेंट कराने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आपका डायग्नोसिस हो चुका होगा। इसको अभी बताने से सच मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा। तो दैट इज पीसीओएस फॉर यू एंड इट्स इफेक्ट्स। आगे हम क्वेश्चंस और इस तरह से डिस्कशन करते हैं। जी मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है, और फिर हम उससे डिस्कस करके डॉक्टर अनुषा से पूछ सकते हैं, अनुषा से कि उसका क्या हल है, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो पूछ सकते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम समिया है और मेरी एज 37 है। ओके अच्छा, मेरे माशाल्लाह बच्चे भी हैं, सब ठीक है, लेकिन मुझे ना काफी टाइम से पीसीओएस है। शादी से पहले से ही मेरा पीसीओएस का इशू चल रहा है, लेकिन ये था कि मैं वही वेट कम करती थी तो मेरे सब सिस्टम मतलब पीरियड्स का और हर चीज ठीक हो जाती थी। और अब जिस तरह मेरे माशाल्लाह अपनी फैमिली तो कंप्लीट कर ली हुई है, और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं फिट रहूं बिल्कुल और मेरा वेट भी गेन ना हो, क्योंकि वेट का बहुत ज्यादा इशू है कि आप थोड़ा सा अपने रूटीन से हटते हो तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए फिर मैं अब अपना वेट कर रही थी, लेकिन 2-3 महीने से मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने वेट को लेकर, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल नहीं कम हो रहा। मैंने डाइट भी बहुत कंट्रोल की हुई है अपनी, मैं वर्कआउट भी बहुत मतलब इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं कम हो रहा। तो उसके लिए फिर मैं अब मतलब क्या करूं कि मैं वेट का जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाए, और फिर मेरा हार्मोनल इश्यूज भी मेरे कंट्रोल में रहें। जिस तरह फिर वेट बढ़ता है तो वही पीरियड्स के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, टाइम पर होते नहीं है, फ्लो बहुत कम हो जाता है, और ये एक्नी और ये जो फेशियल हेयर्स हैं ये तो आ गए हुए हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि अब रहेंगे ही, लेकिन की ग्रोथ फिर नहीं जरा नहीं जल्द ऐसा मतलब नहीं, फास्ट हो जाती है फिर। ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा
आपको लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट कर रही हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो कर क्या आप रही हैं, आप सुबह नाश्ता स्किप करती होंगी या दिन का एक मील स्किप करती होंगी, फिर दूसरे मील के अंदर आपने अगर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लेनी है किसी चीज की, आप उसमें 1 चम्मच और एक्स्ट्रा ऐड करती हैं कि हाँ ठीक है इतना मैंने सुबह से नहीं खाया, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको ये कह रहा है कि आप भूखे रहें। मैंने जो आपको ये कहा है ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी चेंजेस करना है, डाइट स्टॉप नहीं करते। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान खाना पीना बंद कर दे और उसकी बॉडी सही हो जाए? ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप खुद सोचें, खाना अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है ना। जी। ठीक है, आपने कभी देखा है? अच्छा, मुझे अगर इस चीज का टाइम हो तो मैं आपको बताती हूँ। देयर वाज अ टाइम, ये मैं बड़ी वियर्ड से एग्जांपल कोट करूंगी लेकिन ये मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है। आप सबको याद होगा बॉलीवुड, देयर इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर। शी लॉस्ट वेट एंड बिकेम जीरो साइज इन 2011। ठीक है, हम्म। और वो इतनी पतली हुई और उसके बाद बॉलीवुड में ट्रेंड आ गया जीरो साइज का। फिर वो प्रेग्नेंट हुई 2 दफा और अब वो एक आइडियल वेट पे आ गई। ठीक है, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने और उसने ये बात खुद एडमिट की थी। आप देखिएगा, रुजुता के नाम से ना एक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एक उनकी वहां पे डाइट कोच है। ठीक है, आप उन्हें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो बंदी आपको कहती है कि खाना खाएं। मेरे ख्याल में वो पहली बंदी है जो कहती है कि खाना खाएं। और माइंडफुल ईटिंग इज कि आप खाना खाएं। आप खा रहे हैं बर्गर्स, आप खा रहे हैं पिज्जा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं दूसरे एंड पे हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये चीज नहीं है, लेकिन वो चीजें जो खाने वाली वो आप खा नहीं रहे। उस बंदी ने अपनी डाइटरी टिप्स दी थी जनवरी से शुरू करके मार्च तक फॉर 12 वीक्स, और उसमें पहली टिप क्या थी? सुबह आपने 4 बादाम खाने। ठीक है, जब बंदा डाइट कर रहा होगा ना, उसका जो डाइटिशियन है वो उसे कहेगा हाय ला बादाम में तो इतनी कैलोरीज होती है, ड्राई फ्रूट में तो इतनी कैलोरीज होती है। ऐसा नहीं, आपको जो नेसेसरी बॉडी के लिए ऑयल्स चाहिए, जो नेसेसरी विटामिन चाहिए, वेट लॉस के लिए जो चीजें चाहिए, वो आप बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे। और वर्कआउट करना या ये आप कितने दिन कर लेंगे? 1 महीना कर लेंगे, 2-3 दिन बाद आपको एक दिन आप थकती जरूर होंगी। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा चेंज करें कि जिसके अंदर वो 2 महीने 3 महीने की बात ना रहे, वो लॉन्ग टर्म बात हो जाए। ठीक है, एक दफा इस पे गौर कीजिए कि ये चीज ऐसे होती है या नहीं होती। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में और रैपिड वेट लॉस में बहुत फर्क है। आपने गूगल कीजिएगा कि आइडियल बॉडी आपका जो वेट है वो कितना है, और एक नॉर्मल फीमेल जो आपकी एज पे और आपकी हाइट पे उसका कितना होना चाहिए, और उसकी कितनी कैलोरी इंटेक में फैट कितना है। आप अपना फैट पे मिस करें। ठीक है, आपने फैट मिस किया होगा, आपने कार्ब्स मिस किए होंगे, प्रोटीन्स आप ले रही होंगी, लेकिन जब 3 दिन आप प्रोटीन्स लेंगे आप भी उसे थक जाएंगे, चौथे दिन आप सही डट के कार्ब्स लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करें, इंशाल्लाह यू विल फील बेटर और वेट लॉस होगा। ओके जी, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट देर आर सम केसेस विच आर वेरी रिजिलियंट। जैसे मैंने जैसे हर आप जैसे इनटेक की बात कर रही हैं, मैंने अपने माइक्रो मैक्रो सब कुछ हमेशा ऑब्जर्व रखे हैं एंड आई बिन मतलब मैंने अपने सिम्टम्स को मैनेज भी किया फॉर द लॉन्ग टाइम। लेकिन अब आई एम एट द पॉइंट जहाँ पे जैसे मुझे कोविड थर्ड टाइम हुआ था, उसके बाद एकदम 10 kg गेन हो गया। आई एम लाइक 102 kg नाउ। नो मैटर व्हाट आई डू, मैंने कीटो भी किया है, सब कुछ किया है, एक्सरसाइज भी, सब कुछ, मगर सिम्टम्स कंट्रोल, वेट नहीं मेरा कम होता, नो मैटर व्हाट आई डू। ओवरसेटोल ले लिया। मैं आपको एक बात आप देखें, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना पीसीओएस, तो हमने क्या किया डिस्कस के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। फिर मैंने 3 दफा ये बात बीच में बोली होगी कि 1 out of 10 एक बंदी ऐसी होती है जो रेजिस्टेंट होती है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और जो हमारी लास्ट स्लाइड थी ना, उसके सबसे नीचे मैंने एक चीज लिखी थी जिसे कहते हैं मेटफॉर्मिन। वो बेसिकली डायबिटीज की मेडिकेशन है। लेकिन हम करते क्या है, जब पीसीओएस वाले पेशेंट में, स्पेशली जिन्हें कंसीव कराना हो, वेट लॉस वाले में भी करते हैं लेकिन स्पेशली कंसीव कराने वाले में, हम उन्हें साथ मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज ऐड करते हैं। ग्लूकोफेज आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि उनका केस जो है वो इस वजह से है कि वो सही नहीं खा रही, आप नहीं क्या सही खा रही। मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को, अगर इस मतलब जो हम वेबिनार कर रहे हैं इसमें अगर 15 लोग हैं, उसमें से 10 लोग नॉर्मल डाइट से और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बेहतर होते हैं, तो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट। जो बाकी 5 लोग हैं उनके लिए ये चीज है कि हाँ उनके लेवल्स इस चीज पे पहुंचे हुए हैं या उनकी बॉडी
इंसुलिन के साथ इतनी रेजिस्टेंट हो चुकी है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वेट गेन होता है, ठीक है, सिर्फ डायबिटीज नहीं होती, वेट गेन होता है। सॉरी मैं इनको आपको मेडिकल interrupt कर रही ट्रीटमेंट, हूँ। अगर आपकी शुगर लेवल एवरी डे इन द मॉर्निंग 100 पाकिस्तानी मतलब मीटर के हिसाब से 116 17 है और थ्रू आउट द डे भी सही जाती है, तो इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं हो। आपके या पास फास्टिंग ब्लड लेवल्स जो है वो 90 से नीचे, 90 और 100 मैक्सिमम। 100 फास्टिंग से ऊपर फास्टिंग कितनी है आपकी? फास्टिंग कितनी है आपकी? मैं 9 o'clock फिनिश करती हूँ रात को, फिर उसके बाद सुबह अनफॉर्चुनेटली 1 कप चाय का और फिर 12 बजे लंच। तो उस जब मैं सुबह के टाइम चेक करती हूँ बिफोर टी इट इज 100 एंड लाइक 17 16 सम टाइम ज्यादा 100। है। अच्छा सॉरी, मैं ये ज्यादा है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मुझे खुद जीडीएम था, ठीक है, प्रेगनेंसी में शुगर वाला जो होती है डिजीज। मैंने अपने लेवल्स फॉर दैट टाइम मॉनिटर किए थे 6 टाइम्स अ डे, ठीक है, जो कि करने होते हैं, या पेशेंट्स को हम फिर भी कम कर लेते हैं बीइंग इन द फील्ड में, शायद ओवर एंशियस या जो भी। लेकिन जो आपके फास्टिंग के लेवल्स हैं वो 100 से नीचे होते हैं, ठीक है। और जो आपके लेवल्स हैं पोस्ट प्रांडियल या पोस्ट मील 2 आवर्स, वो 150 से नीचे होता है, ठीक है। आपको, मुझे आप ये बताओ कि ऐसा मुझे मतलब एक थोड़ी सी अननेचुरल सी बात ये है कि आप जो इतनी देर फास्ट कर रहे हो, 9 बजे से आप शुरू होते हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको आइडिया है उसका, ठीक हाँ है। जी भाई। 9 बजे आप शुरू होते हैं, आप नहीं खाते हैं, 9 से सुबह 9 बजे 12 घंटे पूरे हो गए, और उसके बाद आप कुछ नहीं ले रहे और आप चाय पी रहे हैं, और 12 बजे आप खाना खा रहे हैं। ये एक मतलब ये एक नॉर्मल रूटीन पैटर्न तो नहीं है। जिससे भी आप जिससे भी आप डिस्कस करेंगी ना, वो आपको यही बात समझाएगा कि वो नहीं होता कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो तो आप कर ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये हम एक सेपरेट चीज डिस्कस करें, जो 114 या 117 इज नॉट द आइडियल फास्टिंग ब्लड शुगर, ये ज्यादा है। आपकी ये 100 से नीचे होनी चाहिए। ये इसको मैं ये नहीं कह रही, आप इसे थोड़ा सा मॉनिटर करो एंड गेट योर सेल्फ चेक प्लीज। ये ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने खुद अपने मॉनिटर किए हैं, अगर ना किए होते तो फिर मैं इस चीज पे थोड़ी सी होती कि नहीं वो है। मैं रात 8 या 9 बजे इसी तरह खाना खाती होती थी, ठीक है। जिस दिन मेरी पहली दफा फास्टिंग आई थी ज्यादा, उस दिन पहले मैं कॉल भी थी, आया मेरी 36 आवर्स की कॉल होती थी। पहले मैंने KFC खाया रात को, फिर 2-3 केसेस आगे गायनी के, उनको करते करते 2 बज गए, तो वहां से करीब से कहीं रसमलाई मिल रही थी, मैंने वो भी खा ली, और सुबह जब फास्टिंग की ना अपनी, दैट वाज 132। एंड माई गायनोकोलॉजिस्ट वो अपने कानों पे हाथ रख रहे थे कि 132 पे तुम, मतलब ये तो बेबी के साथ बड़े ज्यादती हो जाएगी। और फिर मैंने मॉनिटर करना शुरू किया, फिर मुझे समझ आई कि आपने मॉनिटर कैसे करना है। जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके बाद सुबह 8 बजे आपने मॉनिटर करना है, और वो आपकी ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक फेज में जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ज्यादा 100 से नीचे इज द लेवल, आप इसको 100 तक लेके आओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेटफॉर्मिन अगर शुरू करते हैं तो कितना अरसा आपने लेना होता है? मेटफॉर्मिन आपका इलाज, मैं जो इस प्रेजेंटेशन में आखिर में मैंने ये 2-3 चीजें मेडिसिन का नाम मैं इसलिए लिखना चाह रही थी क्योंकि ये थोड़ी सी मिसगाइड करने वाली चीज है। मेटफॉर्मिन आपको आइडियली ऐसे नहीं लेनी चाहिए। आप एक दफा जाओ, गेट योर सेल्फ चेक, अपने हार्मोन्स लेवल चेक कराओ, और अगर वो नहीं कराने तो अपने सिर्फ जरूरी ग्लूकोज का एक टेस्ट तो नहीं है, सिर्फ फास्टिंग इज नॉट द आइडियल थिंग। इसके बहुत सारे टेस्ट हैं। आप अपना HbA1c करा के देख लें, दैट इज द टेस्ट फॉर 3 months ऑफ बिल्डअप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कि 3 months में आपके ग्लूकोज के क्या लेवल्स रहते हैं, उसको HbA1c कहते हैं। वो अपना करा के देखें, उससे आपको टोटली आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितने शुगर लेवल्स ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं, ये आपके लिए नहीं, बाकी भी जिन लोग जो सारे सुन रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को 16 आवर्स के फास्ट पे रखूंगी ना, तो मेरी बॉडी कुछ दिन वेट लूज करेगी, उसके बाद वो उसकी आदी हो जाएगी। फिर जब मैं अगर उसके अंदर आधी रोटी या कुछ भी खा लूंगी, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो वेट गेन की तरफ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अपने साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल और उसके मील्स भी रेगुलर, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी अगर कोई और अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इस हिसाब से डिफरेंस है कि इसमें कि जितना मैंने सुना है कॉन्टिन्यूसली ऑलमोस्ट उसमें वो यही कहती रही है कि इरेगुलर पीरियड में
मोस्टली क्या है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है और फिर बंद हो रही है, और मतलब क्या आपको 1 मंथ हो रहे नहीं हो रहे इस तरीके से ना। लेकिन मेरा अभी, मेरी बेटी है अभी छोटी, जो वो तकरीबन 2 इयर्स की हो जाएगी इंशाल्लाह 3 जुलाई को। तो उसको कंसीव करने से ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले तक भी, और फिर उसकी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे नहीं रहा, और उसकी बेबी की बर्थ के बाद भी ऑलमोस्ट अभी 2 इयर्स हो गए हैं। तो ऐसा रहा कि मुझे ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रही है, मतलब हर टाइम वो ब्लीडिंग मुझे रहती रही है। सिर्फ मैं होती बेसिकली यूएई में थी पहले, तो अभी 4-5 मंथ से जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, तो 5 मंथ्स में पहले 3-4 मंथ्स मुझे वापस जो है ना पाकिस्तान आके रेगुलर पीरियड स्टार्ट हुए हैं। और ये लास्ट 1.5 मंथ से दोबारा उसी तरीके से हो रहा है कि मतलब 1 वीक गुजरता है तो फिर से उसी तरीके से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इतनी मतलब हैवी ब्लीडिंग हो रही है कि जिसकी वजह से मुझे कॉन्टिन्यूसली ऐसे पेन भी फील होता है ना लोअर एब्डोमेन में। और वैसे स्किन पे भी काफी ज्यादा बाल भी हो गए हैं, एक्ने का बहुत इशू हो गया था, तो मुझे फील हुआ कि शायद वहां पे रहने से स्किन का प्रॉब्लम हो गया है। मैंने उसका भी वो सारा ट्रीटमेंट लिया, तो पहले से बेटर है अभी। और वेट गेन भी मेरा अच्छा खासा हुआ है। और हालांकि मैं अगर अपने खाने पीने के हिसाब से देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत इस तरीके का ओवर ईटिंग किया, लेकिन ये एक मिस्टेक थी कि वहाँ पे जैसे बहुत कॉमनली बाहर का खाना खाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर खाते रहे हैं। तो आप प्लीज इस पे मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या ये भी उसी कंडीशन में आता है कि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग और ये सब भी। देखो देखें, एक चीज है, जो इरेगुलर पीरियड्स है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ पीसीओएस, लेकिन हर इरेगुलर पीरियड पीसीओएस नहीं होता। ठीक है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके बाकी सारे सिम्टम्स पीसीओएस के हों और ये पीसीओएस की वजह से ना हो। ठीक है, एक ऐसी फीमेल जिसके 2 साल की बेटी है, उससे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी कि उसने पहले अपनी बेबी को मतलब फीड कराया नहीं कराया, उसके होने से भी जो है बहुत यूट्रस पे इफेक्ट आता है। फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या यूज करती रही है, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी हैं जो आपकी साइकिल को इरेगुलर कर देती है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव। मेरी पहली बेबी, मेरे थर्ड बेबी है ये ना, तो ये फर्स्ट बेबी है जिसने पूरे 2 इयर्स माशाल्लाह मेरा फीट लिए। हाँ, तो और जब मैंने तक आप हालांकि इससे पहले ना एक दफा स्कैन भी करवाया है, तो स्कैन में उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा शो भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अब मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब आप पहले जमानों में क्या होता था, जब मदर्स बेबीज को फीड कराती थी ना, तो उनके उन 2 साल पीरियड्स नहीं होते थे। ठीक है, मे बी डाइटरी फैक्टर्स हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इवन जो फीमेल्स फीड कराती हैं 2 इयर्स भी, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको कुछ टाइम के लिए पीरियड्स नहीं होते, फॉर 6 मंथ 7 मंथ्स। ये इनवॉलेंट्री इफेक्ट होता है उसका यूट्रस के ऊपर जो हॉर्मोन्स है, लेकिन इन द लॉन्गर रन उनको भी हो जाता है। ठीक है, किसी का साइकिल इरेगुलर होता है, किसी को हो। चले, अब हम उस 2 साल वाली बात से निकल गए। सेकेंड चीज क्या है कि आप एक तो जहां पे भी हैं, जिन डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे अपना एक दफा कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्कस कीजिएगा कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए क्या यूज कर रही हैं। ठीक है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर आप कुछ यूज कर रही हैं तो उसके इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें इरेगुलर साइकिल एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तीसरी चीज, जो आपने लोअर एब्डोमिनल पेन वाली बात की है ना, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ इरेगुलर साइकिल विद लोअर एब्डोमिनल पेन इज पीआईडी और यूट्राइन इन्फेक्शन। पीआईडी होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो जो हमारे पास पेशेंट्स, अगर इसी हिस्ट्री के साथ मेरे पास पेशेंट आती है जो मेरी अपनी सुपरवाइजर थी, या उन्होंने जिनके साथ में करती रही हूँ ट्रेनिंग, वो सबसे पहले कहती थी कि इनको इनके इन्फेक्शंस को ट्रीट करो। ओके, जब आप इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको लगे ना कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अंडरलाइन कोई यूट्राइन इन्फेक्शन चल रहा हो। आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफा किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सिर्फ स्कैन इंपॉर्टेंट नहीं होता, पता नहीं, मतलब मैंने जब खुद भी ओपीडी करती रही हूँ, प्राइवेट भी और वैसे भी, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी होती थी। जो पेशेंट आता था उसे बड़ा शौक था कि मेरा स्कैन हो जाए। स्कैन पे तो आपको 50% ऑफ एबनॉर्मेलिटी भी नहीं पता चलती, और जब उन्हें हम कहते थे कि आप अपनी लैब्स करवाएं, लैब्स कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, तो एक दफा जाएं, बेशक अपना स्कैन दोबारा कराएं, जरूरी नहीं है आपका पीसीओएस। ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी।
जी जी, अब हमारे पास एक चैट में क्वेश्चन है जिसको हम लेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। उस्मा ने पूछा है कि इफ योर पीरियड साइकिल इज 2 months फॉर सम डेज इट माइट बी बिकॉज ऑफ पीसीओएस, यानी कि वो कह रही हैं कि मेरा मतलब है कि पीरियड हर 2 महीने के बाद आते हैं कुछ टाइम से, तो क्या ये पीसीओ की निशानी है? हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। दुनिया का कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इस बात श्योर नहीं हो सकता अनलेस अंटिल ही हैज द लैब्स एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस। ये बात नहीं, बात ये है कि अगर आपको आपके बाकी सारे सिम्टम्स रेगुलर हैं पीसीओएस होने के बावजूद भी कुछ आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, सिर्फ आपको पीरियड्स का मसला है, मतलब पीरियड्स नहीं हो रहे, तो देयर आर गायनेकोलॉजिस्ट ओवर हियर एंड आई एग्री विद देम, जो सिर्फ 3 months पीरियड्स नहीं हुआ, वो सिर्फ आपको विड्रॉल ब्लीड करा देती है। लाइक आपको मेडिसिन दी, प्रोजेस्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से कुछ दिन आपने खाया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खाई भी होगी, फॉर 21 days फॉर 5 days इतनी खाती हैं प्राइमेरिट, और उसके बाद उन्हें पीरियड्स हो जाते, ठीक है, और उसके बाद वो कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देती। और ये इतनी अच्छी बात है कि एक इंसान जिसको पीरियड्स मतलब आ गए 3 months, आपको साल में अगर 4 दफा पीरियड्स होते हैं, दैट मीन्स के लॉन्ग टर्म मसला नहीं होगा, एंडोमेट्रियल सीए से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसके लिए अभी ट्रीटमेंट नहीं लेना। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है, हिर्सुटिज्म नहीं हो रहा है, एक्ने नहीं हो रही, बाकी मसले नहीं हो रहे, और पीरियड्स का इशू और आपका वेट गेन नहीं है, तो आप क्यों हार्मोन्स की तरफ जा रहे हैं? हार्मोन्स नहीं लें। पता नहीं मुझे, मैं बड़ा एग्री करती हूँ ये जिन लोगों की, जिन गायनेकोलॉजिस्ट की अप्रोच है, मेरी सुपरवाइजर की थी तो मैंने एग्री करना ही था, लेकिन दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू डू कि उन्होंने पेशेंट्स जो भी आती है, स्पेशली यंग गर्ल्स, उनको कहती हैं कि 3 month से पीरियड्स नहीं हुए, ये लो, और उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं ले, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल स्टार्ट करो, अपनी डाइट अच्छी करो, अपनी सारी चीजें अच्छी करो, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हम देते हैं, जिनको जरूरत है उनको जरूर दें, लेकिन जिनके सिम्टम्स उनके अपने करने से सही हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा उन्हें क्यों दें? तो ये जो चीज है कि मुझे 2 महीने से नहीं हो रही है, ये इसके 100 कॉजेज हो सकता है। जैसे जिन्होंने अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मुझे पर्सनली उनकी सारी बात से ये लगा कि देयर इज सम यूट्राइन इन्फेक्शन, पीसीओएस की वजह से ये सब नहीं हो रहा, उनका जो साइकिल है वो यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा। उन्हें पीसीओएस होगा, लेकिन उस वक्त वो यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो आप इसको चेक करवा सकती हैं, लेकिन बगैर किसी लैब्स के मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। जी, और अगला एक क्वेश्चन है कि हम माय क्वेश्चन इज सिंस पीसीओएस इज हार्मोनल इशू, डज दैट कॉज लिटिल बोन डिफॉर्मेशन? नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, और उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन आया है उसमें ये लिखा है कि माय वेट इज स्टक्ड, ऑल माय टेस्ट इज क्लियर, व्हाई इट इज सो, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ 45 minutes एवरी डे, बट माय वेट इज स्टक्ड सिंस 3 months। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अभी जो है ना, ये अभी इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने ये वेबिनार नहीं सुना, तो हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, तो इंशाल्लाह उस पर आपको ये पूरा वेबिनार मिल जाएगा। और उसमें डॉक्टर अनुषा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये वाली रीजंस क्यों हैं जो आपके इस तरह से हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम जल्दी जो है ना वो अपलोड कर देंगे, तो आप इसको सुन सकती हैं। और वो कह रही हैं कि मैं स्टॉकहोल्म में रहती हूँ, जिन्होंने कहा है कि उनको 2 महीने के बाद आते हैं, तो वो कह रही है मैं आपके साथ टाइम बुक कर सकती हूँ किसी तरह से? तो उधर काम ही नहीं करती, ऑनलाइन हम वी कैन डिस्कस इट, लेकिन अदर देन दैट ठीक है, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात कर लूंगी, और फिर इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा सिलसिला हो सका तो फिर मैं उनको बता दूंगी। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। और थैंक यू डॉक्टर अनुषा, आप बहुत आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पीसीओज और वेट इश्यूज जो है वो रिलेटेड हैं, और उनको किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, और जिस तरह लाइफस्टाइल के भी चेंज करने का आपने बोला। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको इससे फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह जल्द इसको हम जो है वो अपलोड कर देंगे अपने चैनल्स पे, और आप लोग जो लोग नहीं सुन सके वो भी सुन लेंगे। और हमारे लिंक्स जो हैं वो ग्रुप्स के सोशल मीडिया के चैट में मौजूद हैं, अगर कोई उनको फॉलो करना चाहे तो वो वहाँ पे फॉलो कर सकता है।
और इसके साथ ही हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।